हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 12th फिजिक्स के यूनिट 3 का वेरी मोस्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। उसके बारे में समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि आप देख रहे होंगे 2006, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19 में आ चुका है। और मेरी ओर से मैंने लिखा भी इसमें कि इसकी 21 में उम्मीद है, क्योंकि यह 20 में नहीं आया इसलिए। तो फ्रेंड्स 3 नंबर में आना है इसको, इसलिए मैंने हालांकि इसको विस्तार समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, वो ही बता दूंगा मैं। सबसे पहले आप इसको पहले विस्तार समझ लें। तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सन 1842 में वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये वैज्ञानिक के नाम पर ही है। सेतु माने होता है बांध, ब्रिज। तो सॉरी, मैंने बांध बोला, वो पुल होता है, तो पुल यानी कि ब्रिज। तो इसलिए उसका नाम क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये लिखा भी है इंग्लिश में। तो ये एक तरह से एक फुल टाइप का जो होता है कि दोनों तरफ उसका कसा होता है, ऐसे ही एक तरह से जिसका सर्किट है ना, वो एक पुल टाइप का होता है, एक सेतु टाइप का होता है। तो उसको पुल की जगह उसका हिंदी उन्होंने किया सेतु, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, जिससे उनके नाम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बोल दिया आपसे और स्पष्ट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार चित्र की भांति 4 प्रतिरोध लेते हैं, P, Q, R, S। ओके गाइस, तो थोड़ा और देख लें, आप स्पष्ट दिख रहा है आपको? यस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं, P, Q, R, S। तो ये क्लियर तो आपका हो ही गया माइंड में कि यहाँ पर P, Q, R, S क्या है, एक अपने आप में प्रतिरोध है, रजिस्टर है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इनको इस तरह से स्थापित किया है, चारों प्रतिरोधों कि इनके जो सिरा है A, B, है ना, और यहाँ पर हम C लिख देंगे, C। ओके, तो A, B, C, D ये चारों अपने आप में एक बंद परिपथ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आगे के लिए मैं अभी से बोल रहा हूं आपसे कि यहाँ पे किरचॉफ का नियम तो लगने वाला है, वही कौन सा, जो 3 नियम जो कि बंद परिपथ के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आगे आप थोड़ा ध्यान दें कि ये बंद जो परिपथ है, इसके बीचों बीच जो B और D के बीच में, B और D के बीच में हमने क्या किया है, हमने एक धारामापी G लगा दिया है और कुंजी लगा दी है, जिसको हमने नाम K2 दिया है, क्योंकि पहली कुंजी हमने कहाँ लगाई है, सिरे A और C के बीच में। कहाँ पर? सिरे A और C के बीच में पहली कुंजी लगाई है, जिसको मैं नाम दिया है K1। ओके, अब यहाँ पर हमने धारा बहाने के लिए व्यवस्था के रूप में एक सेल लगाया है, जिसका विद्युत भागबल E है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हमको सेल ऐसे लगाना है कि उसका प्लस सिरा हमको A साइड में करना है, A की ओर करना है, और माइनस सिरा करना है C की ओर। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा और आपको डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे आपको आगे जिसका जो डेरिवेशन है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसी धारा आई जा रही है और धारा आई बहने के बाद बिंदु A पर पहुंचती है। बिंदु A पर पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि बिंदु A के आगे जो सर्किट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से धारा I 2 हिस्सों में जाती है, AB और AD पर, यानी कि प्रतिरोध P से होकर गुजरेगी और R से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर हमने जो धारा P से गुजरेगी उसको I1 नाम दे दिया है, जो धारा R से गुजरेगी उसको नाम I2 दे दिया। ओके, अब यहाँ पर तो सिंपल था, और थोड़ा डिफिकल्ट कहाँ पे, बिंदु B पर, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। तो वो मैं एकदम क्लियर किए दे रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि जो बिंदु B है ना, वो बिंदु B से जो धारा आगे बढ़ेगी प्रतिरोध Q के लिए, तो वहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है, I1 माइनस IG। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिंदु B 2 हिस्सों में बट गया है। जो बिंदु B से जो सर्किट है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक देखिए आप धारामापी G के लिए नीचे की ओर, और दूसरा प्रतिरोध Q के लिए। तो सपोज करिए मैंने मान लिया कि जो धारा B से, जो बिंदु B से जो धारा जाएगी, I1 का जो हिस्सा जाएगा किसमें,
गैल्वेनोमीटर जो अपना धारा मापी है, आई मीन गैल्वेनोमीटर, तो धारा जाएगी उसके लिए हमने IG मान ली है। तो जितनी धारा जाए उसे हमने IG से डिनोट कर दिया है। अब जितनी IG जाएगी तो उतनी ही कम धारा हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ का लिख देंगे हम I1 माइनस IC। जो धारा Q के लिए है प्रतिरोध, सॉरी जो प्रतिरोध Q के लिए धारा है वो क्या हो जाएगी, I1 माइनस IC। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैं इसको आपको और रिपीट कर रहा हूँ कि बिंदु B से जो धारा बहेगी वो दो हिस्सों में बहेगी, एक धारा मापी G के लिए और एक प्रतिरोध Q के लिए। तो धारा मापी G के लिए जो धारा बहेगी उसको हमने IG का नाम दे दिया, यानी कि हमने उसे IG मान लिया है। तो IG जितनी बहेगी उतनी हमने इधर IG को I1 में से माइनस कर दिया है, तो इसका संतुलन हो गया, क्लियर हो गया ये। ऐसे ही हम इस साइड देख सकते हैं कि धारा जो I2 है ना, वो I2 बहती हुई बिंदु D से कहाँ बहेगी, अब प्रतिरोध S में। ओके, तो प्रतिरोध S में बहेगी तो I2 आ रही है, तो I2 बहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिंदु D पर धारा दो ओर से आ रही है। कितनी ओर से आ रही है, दो ओर से। एक तो आ रही है बिंदु अपने प्रतिरोध बिंदु A से प्रतिरोध R से होती हुई बिंदु D पर, और एक कहाँ आ रही है, ऊपर से। हमें एव लगा दे रहा है आपको, अब क्लियर हो गया। ओके, तो एक तो आ रही है ऊपर से यानी कि धारा मापी से, तो धारा मापी से क्या आ रही है, IG आ रही है, और R से क्या आ रही है, I2 आ रही है। तो इस तरह से जो प्रतिरोध S है उससे जो धारा बहेगी उसका नाम होगा I2 प्लस IC। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे I2 प्लस IG क्यों है, और यहाँ पे क्लियर हो गया कि I1 माइनस IG क्यों है। समझ धारा जो पहुंचेगी वो बिंदु C पर पहुंचेगी, उसके आगे फिर जो धारा बहेगी उसको हमने I से डिनोट कर दिया है। ओके, तो ये आपका जो सर्किट था ना, मैंने उसकी एक एक जो स्टेप हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया, ये जो भी प्रॉब्लम आपको आती मैंने इसमें क्लियर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सूत्र की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर जो सूत्र हमको स्थापित करना है वो सूत्र क्या है, वो सूत्र ये है कि हमको चित्र के अनुसार आज बताना है, क्या बताना है कि ये जो चारों प्रतिरोध हैं उनका जो संबंध है वो क्या होता है, P/Q। ओके, बराबर R/S, ये इसका संबंध होता है। तो यही संबंध हमको निकालना है, यानी कि हमें चारों प्रतिरोधों का जो अनुपात है, जो संबंध है, उसको हमको ज्ञात करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने सूत्र की स्थापना की है। सूत्र की स्थापना में क्या करेंगे, हम सूत्र की स्थापना में ये करेंगे, ये हमारे हुतरा में लिख लिया है, P/Q बराबर R/S। तो सूत्र की जो स्थापना है उसके लिए हमने लिखा है कि माना कि सेल कुंजी K1 को दबाने पर सेल से धारा I प्रवाहित होती है। जो हमने सेल लिया है तो धारा उससे बह रही है, उसको हमने I से डिनोट कर दिया है। आगे हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा, जो सिरे A पर आकर दो भागों में बट जाती है, बताया था मैंने भी आपको। और एक भाग कौन सा था, I1 जो AB में है, जो P से होकर जा रहा है, और दूसरा भाग I2 जो कहाँ जा रहा था, आपके AD से। और प्रतिरोध क्या था, R था। धारा I1 में बताया अभी कि पुनः बिंदु B पर दो भागों बट गया था, है ना। तो आगे हमने किरचॉफ का नियम लगाया है। अब जो किरचॉफ का नियम लगाया है वो हमने किसमें लगाया है, ABDA में। ओके, किसमें लगाया है, ABDA में। तो हम इसको दोबारा आपको चित्र को सामने रख के हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा जूम कम कर दें इसकी, देखिए तो आपको चित्र स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। हम इसको सॉल्व किए देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका प्रतिरोध। क्या रहा आपका प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध P, Q, R और S। ठीक है, तो हमने अभी जो बंद परपथ लिया था वो कौन सा लिया था, ABDA। जो रहा ABDA, पहले हम इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे, इसको ले लेंगे अगले को। तो इस तरह से पूरे का हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम लिखे दिए रहे परपथ कौन सा, ABDA। ठीक है, किसमें, ABDA में। नियम कौन सा लगा रहे हैं, हम नियम लगा रहे हैं, मैंने पहले कह दिया था कि हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, क्योंकि परपथ कैसा है, बंद है। तो द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम ये होता है कि परपथ में जो धारा बह रही है
वो धारा और परपथ का प्रतिरोध का गुणनफल और परपथ में जो विद्युत वाहक बल है उसका योग बराबर 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर जो धारा बह रही है हम उस चलेंगे उसके डायरेक्शन में। तो धारा कैसी बह रही है, ए बी यानी कि सीधी बह रही है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, I1P। ओके, प्लस आगे बढ़ेंगे IgG। ठीक है, ओके, धारा गुणा प्रतिरोध वो चल रहा है बराबर माइनस। अब इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, धारा आ रही है, मतलब हमारे जाने की डायरेक्शन के विपरीत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका -I2R। ओके, बराबर क्या हो जाएगा 0। आप सोच रहे होंगे विद्युत भाग बल कहाँ गया, क्योंकि हमने केवल इतने परिपथ में बात की है ए बी डी ए में, तो यहाँ सेल बाहर है इसलिए कि इसमें विद्युत भाग बल 0 होगा, इसलिए हमने विद्युत भाग बल नहीं लिखा है। ओके, अब ऐसे ही बात करते हैं किसके लिए, दूसरे परिपथ के लिए। दूसरा बंद परिपथ कौन सा है, उसका नाम लिख दे रहे हैं हम आपको। क्या नाम है उसका, उसका नाम है अपना BCDV। BCDV देखिए, जे रहा आपका B, जे रहा C, जे रहा D, जे रहा B, BCDV। तो हम स्टार्टिंग जैसे हम इसका नाम लिखते हैं ना सर्किट का, उसी हिसाब चलते हैं। ध्यान रहे बात आपको कि जैसा हम नाम लिखते हैं ना, हम चलते उस हिसाब से हैं। तो हमने क्या स्टार्टिंग कहाँ से की है, BC, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धारा हमारे चलने की डायरेक्शन बह रही है, तो मैंने बताया था आपको, हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो I1 माइनस IG है ना, और ये धारा हो गई गुणा क्या, प्रतिरोध यानी Q। ओके, माइनस क्या होगा, यहाँ आगे बढ़े हम तो ये, अब आप देख रहे हैं माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और धारा ऐसी आ रही है, सब मतलब उल्टी आ रही है, हमारे विपरीत आ रही है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और क्या लिख देंगे, I2 प्लस IG इंटू प्रतिरोध यानी कि S। ओके, अब फिर और आगे बढ़ते हैं इस सर्किट में। तो हम देखते हैं कि हम जा रहे हैं इस साइड को, धारा आ रही है हमारे विपरीत आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और क्या बन जाएगा, I2G बराबर 0। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो परिपथ में कितनी आसानी से, दो अलग अलग बंद परिपथों में कितनी आसानी से दो समीकरण प्राप्त कर लिए। पहला और ये 0 है और ये दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है ना, उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, व्यंजक निकाल लिए। तो यहाँ पर अभी हमारा व्यंजक पूरा नहीं निकला है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम उसके लिए करने वाले हैं कि हम ये बात करेंगे किसकी, धारामापी जी की। धारामापी जी क्या है, धारामापी जी है ये रहा आपका। तो यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं आपको कि जब ये संतुलन अवस्था में होगा तो उस कंडीशन में धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा, अर्थात धारामापी से कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में IG इक्वल 0 होगा। क्या होगा, IG इक्वल 0, यानी कि धारामापी से जो धारा बहेगी यानी कि IG बहेगी वो 0 होगी, क्योंकि धारा बहेगी नहीं, है ना, क्योंकि विक्षेप 0 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम IG की वैल्यू पुटअप कर देंगे। जैसे ही IG की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि I1P प्लस यहाँ IG की 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। छोड़ देंगे इसको, तो 0 लिख देंगे अभी 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर I2 इंटू R बराबर 0। तो ये स्टेप को मिला के यहाँ क्या बन जाएगा, ये स्टेप बन जाएगा I1P माइनस I2R। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, उस सेकंड इक्वेशन में जैसे ही हम धारा IG का मान रखेंगे तो क्या होगा, इसका तो पहले थोड़ा और क्लियर कर लें। 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1P
I2 को उस साइड ले जाएंगे तो I2R प्लस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसे अभी 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब हम ऐसे ही इसी तरह से इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम मान रखते हैं। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, I1 माइनस 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि IG का मान 0 हो गया, इंटू Q माइनस, ऐसे यहाँ पर होगा I2 प्लस IG का मान 0 हो गया इंटू S, और ये तो पूरा 0 बन ही जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा अब इसको और आगे कर लेते हैं हम। आगे क्या होगा, ये 0 हो गया तो गुणा होगा I1 का Q में, तो I1 Q माइनस ये 0 हो गया, इसलिए I2 को गुणा करेंगे S में, तो क्या आएगा I2 S इक्वल 0। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा हम आगे करें तो क्या हो जाएगा, I1 Q और I2 S बराबर क्या हो जाएगा, I2 S। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 का भाग लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाग लगाएंगे तो I1 से I1 कट जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, P बटे Q, क्या आ जाएगा, P बटे Q बराबर, यहाँ I2 से I2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R बटे S। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से ये संबंध निकाल लिया है। अब आप इसको हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं, ये रहा, ठीक इसी प्रकार से हमने इसको निकाला है। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया। ओके, और इसको फिर भाग लगाया हमने, और भाग लगाने पर आपके सामने ये ऐसे आ गया। ओके, ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको कि ये चारों जो प्रतिरोध हैं, अगर इनमें से हमारे पास तीनों प्रतिरोधों का यदि मान है सूत्र के अनुसार, तो हम चौथे प्रतिरोध का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।